हाँ जी, सो एज आई टोल्ड यू ऑल की आज हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन तीनों का जो कंबाइंड कंसेप्ट जो बनकर आता है हमारे सामने दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। मतलब स्कूल्स के अंदर आप लोग ये तीन अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला चैप्टर, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे इन तीनों चैप्टर्स के अंदर सब कुछ कॉमन है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कॉमन। ठीक है, ये मैं आपको समझाने जाऊंगा और आप थोड़ा सा लोगों से हटके समझेंगे। कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ आ गए एक बार तो क्वेश्चंस आप किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और इसलिए मैंने कहा था ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी आपके सामने और आपने हमेशा उसको अपने, ठीक है, उसको मार्क करके रखना। जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है जो हम बार बार देख सकते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप ये ऐड कर लेंगे अपने यूट्यूब पे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग राइटिंग कॉन्सेप्ट्स नाउ एंड द कॉन्सेप्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। फटाफट मेरे पीछे रिपीट करो, कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब फॉर्म। करिए फटाफट, वो क्या टॉपिक का नाम क्या है, सब करिए एक बारी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और इस टॉपिक के अंदर हमारे तीन मेजर चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। अगर आपको इनके नाम पता है तो मेरे को बता सकते हैं आप लोग। पहला चैप्टर जो है इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 5 इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक फर्म के अंदर एक नया पार्टनर और ऐड होता है उसका एडमिशन होता है। एंड द लास्ट थिंग इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर की रिटायरमेंट और डेथ पर हमने अकाउंटिंग सीखनी है, क्या करते हैं हम। तो ये सारे ही जो चैप्टर्स हैं वो एक मेजर हेड के अंदर कवर है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो अगर हम सिर्फ इस वर्ड को समझ जाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को समझ जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है इन सभी चैप्टर्स को करना। ठीक है, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। री वर्ड का मतलब क्या होता है? दोबारा से। कॉन्स्टिट्यूशन, कोई चीज जब दोबारा से बनती है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट होना। तो एग्जैक्टली यहां पर फर्म दोबारा बन रही है, फर्म हमारी दोबारा से बन रही है। अब आप कहोगे दोबारा से बनने का मतलब क्या है? दोबारा से बनने का मतलब है एक फर्म की आइडेंटिटी क्या होती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो एग्जिस्ट करती है, उसका प्रूफ क्या होता है? ठीक है, वो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, यही होता है ना। एक फर्म की एग्जिस्टेंस की फर्म है उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है? दैट इज पार्टनरशिप डीड, दिस इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर इस पार्टनरशिप डीड के मेजर क्लॉज के अंदर, मेजर क्लॉज के अंदर, मेजर क्लॉज मतलब क्या होता है? जहां पर हम पार्टनर्स की राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेजर क्लॉज। ठीक है, तो अगर इस पार्टनरशिप फर्म की कुछ ऐसे मेजर क्लॉज के अंदर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, जिससे पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप के अंदर मेजर चेंज आ जाता है, बड़ा चेंज, बिग चेंज। ठीक है, उनके रिलेशनशिप के अंदर चेंज आता है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। ठीक है, फर्म क्या हुई है? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब वो मेजर चेंजेस है क्या? वो बिग चेंजेस की मैं बात करने वाला हूं। वो बिग चेंजेस और कोई नहीं, यही तीन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी, सो कहां थे हम? मैंने कहा था कि अगर हमारे कोई भी एग्रीमेंट के अंदर कोई भी मेजर क्लॉज के अंदर चेंज आ रहा है जो पार्टनर्स के रिलेशनशिप के अंदर कोई मेजर अफेक्ट डालता है, तो इन दैट केस हमारी फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी, मतलब वो दोबारा से बन रही है।
उस केस में होता क्या है, जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप डीड होती है वो फाड़ दी जाती है, ठीक है, फाड़ी नहीं जाती है, एक्चुअल में कैंसिल कर दी जाती है, और एक नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा जाता है जिसके अंदर सारी टर्म्स दोबारा से लिखी जाती हैं। समझ आई बात? सपोज आपके पास एक मार्कशीट है आपकी, ठीक है, और आपने वो रीवैल्यू करवाई, ठीक है, एक मार्कशीट है जो आपको कहती कि भाई आपके 80% मार्क्स आए, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, मेरे मार्क्स को रीअसेस करो। तो क्या होता है, वो पुरानी मार्कशीट जो होती है वो इनवैलिड हो जाती है और आपकी जो नई मार्कशीट बनती है वो वैलिड कहलाई जाती है। यही होता है ना। तो इसी केस में यहां पर भी हमारी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है, जब पार्टनर्स कोई मेजर चेंज करना चाह रहे हैं एग्रीमेंट के अंदर, तो पुरानी पार्टनरशिप डीड इनवैलिड हो जाती है और उस डेट से हमारी नई पार्टनरशिप डीड वैलिड कहलाती है, वैलिड मानी जाती है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। और वो तीन मेजर चेंज जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब फर्म दोबारा से बनाई हुई मानी जाती है, वो तीन केसेस कौन से हैं? पहला है जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेंगे, सबसे पहला रीजन रिकॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहला कारण जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलना चाहते हैं। अब आप कहोगे सर बदलेंगे कैसे? देखिए, पहले ए और बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है, 2 हो 4 हो 5 हो, आपने कंसेप्ट पर ध्यान देना है। ये पहले बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करते थे, अब ये कहते हैं कि नहीं बराबर प्रॉफिट शेयर नहीं होगा, 3:2 में प्रॉफिट शेयर होगा, मतलब ए को मिलेंगे 3 रुपए तो बी को मिलेंगे 2 रुपए, या फिर 5:3 में शेयर होगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आपको तो लग रहा है सिर्फ प्रॉफिट रेशो बदल रहा है, लॉस का रेशो बदल रहा है, लेकिन अगर आप देखिए ध्यान से कि पूरी पार्टनरशिप फर्म का बंटवारा अलग तरीके से किया जा रहा है। पहले पूरी पार्टनरशिप फर्म बराबर बराबर हिस्सों में थी, बराबर बराबर राइट से, अब वो भी चेंज हो गए हैं, ठीक है, वो अलग हो चुके हैं, कुछ डिफरेंस आ गया उनके अंदर। समझ रहे हैं ना बात? अगर मैं 3:2 रेशो की बात करूं तो यहां पर 60% पावर ए के पास चली गई और 40% पावर जो है वो बी के पास है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, तो यहां पर ये हमारा मेजर चेंज माना गया, पहले आपने अपने दिमाग में ये बात एक्सेप्ट करनी, हाँ ये मेजर चेंज है, यहाँ एक मटेरियल चेंज है, ठीक है, जो पूरी पार्टनरशिप फर्म को इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को नहीं। सेकंड थिंग, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमारी फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा बनाई जाती है, एग्रीमेंट दोबारा बनाया जाता है सभी पार्टनर्स के बीच। पहली चीज याद रहे कि कोई भी नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता जब तक सारे पार्टनर्स उसका वेलकम ना करें। किसी एक ने भी वेलकम करने से मना कर दिया तो वो पार्टनर एडमिट नहीं करा जा सकता, ये मैं आपको अपनी इनिशियल क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर केस में होता क्या है, ध्यान से देखिए, एक कमरा था जिसके अंदर दो लोग रहते थे, ए और बी, वो कमरा बराबर बराबर हिस्सों में बटा हुआ था, 1:1। सपोज 100 गज का अगर जगह थी, 100 स्क्वायर यार्ड्स, तो 50 स्क्वायर यार्ड इसका, 50 इसका, ठीक है। लेकिन अब अगर 3 लोग हो जाएं तो क्या होगा, ये कमरा जो है 1/3 1/3 1/3 में बांटा जाएगा, मतलब जो पावर्स 50-50% थी अब वो 33.33% रह जाएंगी सबकी। नए पार्टनर के आते ही पुराने पार्टनर्स के रेशियोज में इफेक्ट आ जाएगा। फर्म के अंदर जो पार्टनर्स की राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ड्यूटीज, इन सब के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। एसेट्स का बंटवारा जो पहले बराबर होता था वो 1/3 हो जाएगा, प्रॉफिट्स का बंटवारा जो पहले बराबर होता था 1/3 हो जाएगा। तो मतलब इट इज अ मेजर चेंज। हमें लगता है अरे नया पार्टनर आ गया, नहीं नहीं नहीं, नया पार्टनर नहीं आया, नए पार्टनर के साथ साथ उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ड्यूटीज, उसका पूरी फर्म के अंदर राइट आ गया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के राइट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। मैं छोटी सी बात करता हूं, हमने एक पिज्जा मंगाया, अब उस पिज्जा को हम खाने वाले 2 लोग थे, तो कैसे खाया जाएगा, आधा आधा, पैसे भी दिए आधे आधे, ठीक है। लेकिन अब वही पिज्जा अगर 3 लोगों में बढ़ जाएगा तो 2 लोगों के शेयर जो थे, एग्जिस्टिंग लोगों के शेयर्स कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। अब वो डिपेंड करता है हमने एग्रीमेंट किस तरीके से बनाया हुआ है। तो देयर आर मेनी चेंजेस जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूं। अब चलते हैं हम आगे।
थर्ड केस, when a firm is reconstituted, that is retirement or death of a partner. ध्यान से देखिए, जब एक नया पार्टनर आया था तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के राइट अफेक्ट हुए थे, उनके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई थी, क्योंकि वो पहले 2 लोग थे तो अब वो 3 लोगों में बट गई। लेकिन जब पार्टनर चला जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जा चुका है वो बाकी पार्टनर्स को मिल जाती है। वो एक पार्टनर जो जा चुका है उसका प्रॉफिट रेशो भी बाकी पार्टनर्स को मिलता है। वो एक पार्टनर जो जा चुका है उसका एसेट्स के अंदर राइट भी बाकी पार्टनर्स को मिल जाता है। तो यहां पर भी बहुत मेजर चेंजेस है, ठीक है। तो ये 3 हमारे जो मेजर चेंजेस हैं जिनकी वजह से फर्म हम मानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा से एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट नहीं बनता तो ये एग्जीक्यूट अप्लाई करी ही नहीं जा सकती। सो दीज आर दी मेजर चेंजेस जिन केसेस के अंदर हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को जन्म देते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मेन कारण है, ठीक है। तो फटाफट आप मुझे ये एक्सप्लेन करिए, ठीक है। अगर मैं छुपा देता हूं, फटाफट आप मुझे बताएंगे, रिपीट करेंगे मेरे साथ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के 3 मेजर कॉज क्या हैं। तो बताइए, पहला कॉज फटाफट बताइए। Change in profit sharing ratio. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड कॉज, Admission of new partner. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड, retirement and Retirement death of of- अब ऐसा partner. करते हैं, कॉज जब भी आप 3 कॉजेस की बात करेंगे तो गाड़ी को हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार, ठीक है। तो CAR, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। सो 3 कॉजेज जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या है? कार, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट और death of a partner. So you have got all the 3 points कि हमारे मेजर कॉज क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के। अब देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों चैप्टर्स के अंदर, 4th, 5th और 6th के अंदर, आपके स्कूल के अंदर आपने कुछ भी पढ़ा हो, ठीक है, दे मस्ट बी टीचिंग रियली वेल, लेकिन हमने कुछ तरीके बदले हुए हैं यहाँ पर। और वो तरीके क्या है? यहाँ पे हम इसको सिर्फ एक कॉमन हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो आज से, ठीक है, हमने कसम खा लेनी है, हमारा कंसेप्ट क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रादर देन स्टडिंग these 3 chapters individually, we will understand these 3 chapters collectively, ठीक है, as reconstitution of firm, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है, इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा इसके अंदर, लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करना है और ये पूरे 3 चैप्टर्स को सिर्फ 5 पॉइंट्स के अंदर कवर कर लेना है। 5 पॉइंट्स, जिसको मैं बोलता हूं 5 कॉमन एडजस्टमेंट्स। 5 कॉमन एडजस्टमेंट है। आज मैं उन 5 एडजस्टमेंट के आपको नाम बताने वाला हूं और कुछ कुछ हम शुरू भी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन 5 चैप्टर्स के अंदर पहली कॉमन एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5 चैप्टर्स, सॉरी 3 चैप्टर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जब आप ये एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, और वो 3 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां आपको सिखाया जाएगा कि जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस की वजह से जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे प्रभाव पड़ रहा है, तो नया रेशियो कैसे निकालें। अगर नया रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या है इस एडजस्टमेंट का? जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये देखना कि पहले पार्टनर का शेयर क्या था और अब क्या है, ठीक है। पहले पार्टनर का शेयर था 40%, अब वो शेयर है 50%। आई रिपीट, पहले पार्टनर का शेयर था 40%, अब हो गया 50%। तो उसका शेयर फर्म के अंदर बढ़ा या कम हुआ? आप मुझे ये बताइए।
ठीक है, तो यहां पर मेरा जब भी न्यू शेयर ज्यादा होता है मेरे ओल्ड शेयर से, तो मैं क्या बोलता हूं, गेन इन शेयर। नए पार्टनर को गेन हुआ है, उसका शेयर बढ़ गया है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मेरा ओल्ड शेयर था 60% और अब हो गया है 50%, तो मेरा न्यू शेयर जो है कम हो गया है, सॉरी, मेरा न्यू शेयर जो है वो कम है। तो इन दैट केस इसको मैं क्या बोलूंगा, सैक्रिफाइस इन शेयर। क्या बोलूंगा, सैक्रिफाइस इन शेयर। 10% का सैक्रिफाइस हुआ है। यहां पर था क्या, यहां पे मेरा ओल्ड शेयर ज्यादा है और न्यू कम है। तो यही हमारा पॉइंट है, हमने ये देखना है कि जब भी सिचुएशंस बदलती हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है और किस पार्टनर को गेन हो रहा है। ठीक है, अगर आप सैक्रिफाइस की बात करें तो इस केस में आपका ओल्ड शेयर जो है वो ज्यादा होता है न्यू शेयर से, और अगर आप गेन की बात करें तो यहां पे आपका ओल्ड शेयर जो है कम होता है न्यू शेयर से। ठीक है, अब कैसे निकाले सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस सिंपली आप कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, और गेन आप कैसे निकालेंगे, इस केस में न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहां पर ये फॉर्मूलाज बदले क्यों, सपोज किसी का पहले था 40 कितना शेयर था, 60% शेयर, अब हो गया है 50%, तो सर ये हम 10% sacrifice को minus सैक्रिफाइस आ करके गया। रख वेट सकते करिए प्लीज, ये देखिए हैं। 60 माइनस 50, यहां पर हमारा 10% सैक्रिफाइस आ गया। आप देखिए यहां पर मेरा न्यू शेयर है 50% और ओल्ड है 40, तो 10% का गेन आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, हमने सब जो ज्यादा वाली फिगर है वही लिया और कम वाली को उसमें से लेस करा, ताकि हमारी ये पॉजिटिव फिगर्स आ जाए। ठीक है, सैक्रिफाइस में ओल्ड ज्यादा होता है न्यू कम है। सैक्रिफाइस का मतलब भी क्या है, पहले खुशी थी अब दुख है, तो पहले फिर माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। गेन में क्या है, अब ज्यादा है पहले कम था। ठीक है, तो इन दैट केस हमने क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन हम इनको कॉमन सिंगल इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सैक्रिफाइस और गेन, मैं गेन को नेगेटिव मार्क कर रहा हूं। ठीक है, गेन को नेगेटिव मार्क करा है, ब्रैकेट की जो फिगर है मैंने उसको नेगेटिव मार्क करा है। देखिए मैंने एक ही इक्वेशन यूज कर ली, ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस और अगर नेगेटिव आए तो गेन मानेंगे आप। तो अब लगा लो आप एक ही फॉर्मूला यूज करो ना, एक ही इक्वेशन यूज करो, दोनों यूज क्यों करनी। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर ये वाला फॉलो करता हूं, ये कौन सा सिचुएशन थी, गेन की। ओल्ड था 40, न्यू है 50, तो ये जो है नेगेटिव फिगर आ गई -10%। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये गेन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो आप लोग भी ऐसे समझ लें। और अगर मैं ये वाली सिचुएशन देखूं, यहां पे मेरा ओल्ड शेयर था 60 और न्यू शेयर है 50, तो ये मेरी पॉजिटिव फिगर आ गई 10%। तो ये मेरा सैक्रिफाइस है, क्योंकि हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करा, जहां पे नेगेटिव हो गया तो गेन माना उसको। एम आई क्लियर टू यू, कि मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करा जहां पर सैक्रिफाइस नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर सैक्रिफाइस नेगेटिव है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, गेन को इंडिकेट कर रहा है। इट इज वेरी सिंपल, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, सो वेल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो एडजस्टमेंट के बारे में नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट के नाम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ये डिस्कशन हमारा थोड़ा लंबा चला गया। अब ध्यान से देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको मैं बाकी सारा यहां से रब कर रहा हूं। जो हमारी दूसरी एडजस्टमेंट है, 5 में से दूसरी एडजस्टमेंट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और लॉसेस। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, पुराने रिजर्व्स हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम सीखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो चैप्टर हमने गुडविल चैप्टर पढ़ा है, तो उसका ट्रीटमेंट हमने सीखना है।
एडजस्टमेंट नंबर 4 इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अभी सिर्फ आप इनके नाम लिखेंगे, फिर मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगा। एंड फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इसको आप कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी लिख सकते हैं। आप फटाफट ये 5 एडजस्टमेंट लिख लीजिए। ये 5 कॉमन एडजस्टमेंट आपने हर चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए और नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर रहा हूं, उसके अंदर आप देखिए।